आज हम लोग पिछले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों से बात की थी कि सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाले एक सामान्य स्टूडेंट के मन में या स्टूडेंट के जो अभिभावक हैं उनके मन में क्या क्या प्रश्न चलते हैं, उन प्रश्नों को मैंने इनलिस्ट किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको सुने होंगे और आप लोगों के मन में भी उस तरह के प्रश्न चलते होंगे, उनके साथ आपने कोऑर्डिनेशन बैठाया होगा। उन्हीं प्रश्नों का जवाब पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ प्रश्न बताए थे आपको, जो एक दिमाग में चलता है हम लोगों के जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं। आज मैं उन्हीं प्रश्नों का एक एक कर जवाब दूंगा कि क्या वह प्रश्न है और उन प्रश्नों का क्या आंसर होना चाहिए। उसका जवाब मैं आज आपको विस्तार से दूंगा और आप लोगों से यही कहना है कि इसको ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जितने भी 12-13 प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत ही साइंटिफिकली डिस्कस किया है और उसको बहुत अच्छे से अरेंज किया है। और जो मेरा अपना खुद का सफलता का अनुभव है और जो मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे सफल लोगों से जो मैंने वार्तालाप किया है, उनका इंटरव्यू किया है, उस आधार पे मैं कंक्लूड कर पाया हूँ इसको। और मैं चाहता हूँ कि अब ये सुदूर देहातों तक और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उन तक पहुँचे और सब लोग देश के अंदर कोना कोना में रहने वाले लोग भी सिविल सर्विसेज का सपना देख सकें और उसके लिए अपना वो कदम बढ़ा सकें। तो सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में चलता है, पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सबसे प्रथम प्रश्न आता है कि कब से तैयारी करनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं कहूँगा एक बात यहाँ पर कि यह एपिसोड अभिभावकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न का है और उनका जवाब है जो कि एक सामान्य गार्जियन को भी बहुत मदद पहुंचाएगा। वो अपने बच्चों का करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने और उसको प्रमोट करने में वो बहुत मददगार साबित होगा। तो ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए, इसका जवाब जब आप सुनेंगे तो अभिभावकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अभिभावकों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्टेजेस की बात करूंगा जहां अभिभावक का आगे आना ज़्यादा जरूरी है। तो इसको भी मैंने 5 पड़ाव में डिवाइड किए हैं कि कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए। उसके 5 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव आता है हाई स्कूल लेवल। जैसे ही बच्चे मिडिल स्कूल से पास करके हाई स्कूल में जाता है तो वहाँ एक पड़ाव शुरू होता है, क्योंकि हाई स्कूल में जाते ही बच्चों का थोड़ा सा सोचने समझने का शक्ति विस्तार पकड़ता है। तो वैसी परिस्थिति में वह अपने कैरियर को लेके थोड़ा सोचना शुरू करते हैं। अब जब सोशल मीडिया का समय है, बहुत सारे जो सफलता की कहानियां हैं वो हम लोग के सामने रहती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चे भी उसको समझते हैं और बहुत सारे हाई स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चे भी मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे पूछते हैं, सलाह करते हैं। तो हाई स्कूल कहने का मेरा मतलब है क्लास 6-7 हाई स्कूल का शुरुआत है। क्लास 6-7 से लेकर 10 तक हम लोग हाई स्कूल मानते हैं। तो जो बच्चा अगर हाई स्कूल लेवल पे डिसीजन लेता है कि उसको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो समझिए वो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन टाइम है। जो पहला पड़ाव है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, या कह सकते हैं कि मोस्ट परफेक्ट टाइम है। उस समय अगर कोई स्टूडेंट ये निर्णय लेता है कि उसको सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसके बहुत लाभ हैं जो मैं बताऊंगा। और अगर आगे वो चल के अपना प्लान चेंज भी करता है तो फिर भी इस दरमियान जो वो कुछ अध्ययन करेगा उस बहाने, वह भी उसको हमेशा काम आएगा। तो वह भी मैं बहुत विस्तार से करूंगा डिस्कशन आपके साथ। तो हाई स्कूल में जैसे ही बच्चा जाता है, अगर उस समय वो निर्णय लेता है, तो अब आप सोचिए कि जो लोग भी अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, जो अभी एग्जाम लिख रहे होंगे, तो वह भी जब हम लोग शुरू करते हैं तो उन्हें भी पता है कि क्लास 6 से एनसीईआरटी को पढ़ना आप शुरू करते हैं। जब क्लास 6 से एनसीईआरटी को पढ़ना आप शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर उस स्तर पे कोई स्टूडेंट अपना निर्णय लेता है तो उसी समय में वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ेगा। और ये जो 5 क्लासेस हैं, 6, 7, 8, 9, 10, तो समझिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर कंपटीशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के लिए भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे निर्णय लेता है और वो उस एंगल से पढ़ना शुरू करता है तो उसका यह पेपर बहुत मजबूत हो जाएगा।
इस समय का जो उसकी तैयारी है सब्जेक्ट का, सोशल साइंस, साइंस, इन सबों को वो एक अलग अंदाज में पढ़ेगा और उससे क्या होगा कि उसके अंदर में उसका डेप्थ ज़्यादा होगा। जब बच्चा सपोज करिए कि वो हाई स्कूल पास करने के बाद 11th 12th में गया और वो उस समय निर्णय लेता है कि नहीं, उसे अब सिविल सर्विसेज नहीं करनी है, वो नीट का एग्ज़ाम लिखेंगे या जेई का एग्ज़ाम लिखेंगे या क्लैट का एग्ज़ाम लिखेंगे या CACS में जाएंगे या लॉ में कहीं भी दूसरा किसी भी ऑप्शन में जाता है, तो उस समय में क्या होगा कि अभी का पढ़ा हुआ चीज़ भी उसके उस एग्जामिनेशन में काम आएगा, क्योंकि वो सारे एग्जाम जैसे इंडिया के एग्जाम है, क्लैट के एग्जाम है, तो बहुत सारे जर्नलिज्म के एग्जाम है, तो उन सारे एग्जाम में क्लास 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सवाल रहते हैं, हर सब्जेक्ट के सवाल रहते हैं, तो वहाँ एक बेनिफिट होगा। दूसरा पड़ाव मैं कहता हूँ कि जब बच्चा हाई स्कूल पास कर लेता है, 10th पास करता है, जब वो 11th 12th में जाता है, तो वहाँ एक निर्णय लेने की बारी आती है कि उसको क्या करना है। तो उस समय में मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं, अधिकांश बच्चे वो +2 लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया और क्लैट हो गया, CA हो गया, CS हो गया, जर्नलिज्म हो गया, निफ्ट हो गया, ये बहुत सारे डाइवर्स फील्ड हैं, उनके लिए वो तैयारी करता है। यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि इस समय में बच्चे सारे तैयारियों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। जो लोग इस +2 लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्लान किए हैं तो वो उसी में चले जाएंगे, फिर वो सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पे प्लान नहीं कर पाएंगे, उसके लिए वो टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बहुत फर्मली डिसीजन लेते हैं कि नहीं, उन्हें सिविल सर्विसेज ही देना है, तो वो फिर 11th 12th में अपना चॉइस का सब्जेक्ट रखेंगे और उसी से वो कंटिन्यू करेंगे और यहाँ उसके पास फिर मौका होगा बहुत अच्छे से तैयारी करने का, क्रमबद्ध तैयारी करने का, बहुत एक कह सकते हैं आपके एक रिदम में, एक पेस में वो तैयारी करते हैं, उनके ऊपर कभी भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता है और उनका तैयार हो जाता है। तो दूसरा पड़ाव ये हो गया। तीसरा पड़ाव है 12th पास करने के बाद। जो बच्चे फॉर्मली डिसाइड किए हैं 10th के बाद, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो वहाँ से कैरी ऑन करेंगे। 12th पास करने के बाद वो अपने पसंद का सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रखेंगे। लेकिन जो बच्चे 12th लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्लान किए थे और किसी कारण से वो वहाँ उसमें असफल हो गए, तो यहाँ एक आपके पास मौका है, तीसरा मौका है निर्णय लेने का कि आप सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप फर्म डिसीजन लीजिए और अपने चॉइस का सब्जेक्ट रखिए। जब ऑप्शनल पेपर की बात करेंगे हम, तब वहाँ हम फिर इस बात को एक बार दोहराएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो तीसरा पड़ाव है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बच्चे काफ़ी समझदार हो चुके होते हैं, गार्जियन को भी क्लियरिटी हो चुका होता है अपने बच्चे को लेकर के, स्टूडेंट भी बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं कि आगे उसको क्या करना है। अगर इस जगह पे वो फॉर्म निर्णय लेते हैं, बहुत मजबूत निर्णय लेते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा चॉइस का सब्जेक्ट रखिए अपना ग्रेजुएशन में। ऐसा नहीं सोचना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लालच में आप सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, वो आपके लिए सुसाइडल होगा। अगर आपको कहीं बढ़िया कॉलेज में नहीं मिलता एडमिशन, कोई टेंशन का बात नहीं। आजकल बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इग्नू जैसे स्तरीय ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वैसे यूनिवर्सिटीज़ में आप, या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और दूसरे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप अपना चॉइस का सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, ताकि वही सब्जेक्ट आपका आगे ऑप्शनल पेपर बनेगा और वो 3 साल जब आप उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो ऑप्शनल आपका बहुत स्ट्रांगली तैयार हो जाएगा। ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, डुअल बेनिफिट है इसका। तो इसीलिए तीसरा पड़ाव भी बहुत मजबूत निर्णय लेने का समय होता है। यह समझिए कि आखिरी सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। चौथा जो इम्पोर्टेंट समय आता है, कई बच्चे ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन तक वो नहीं समझ पाते हैं कि वो उसको क्या करना है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन पास होने के बाद अब वो सोचते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना है या दूसरे किसी एग्जाम के लिए जाना है। तो जो लोग सिविल सर्विस में, यहाँ सिविल सर्विसेज की बात करता हूँ बेसिकली, तो उसके लिए मेरा ये सेशन है और ये वीडियो है। तो जो लोग सिविल सर्विसेज ग्रेजुएशन के बाद प्लान करते हैं, थोड़ा उनके लिए क्या होगा, और जो पहले पड़ाव, दूसरे पड़ाव, तीसरे पड़ाव पर जो बच्चे निर्णय लिए हैं, उनकी तुलना में उनके लिए लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा वो, क्योंकि वो पहले के सिलेबस को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, अब वो निर्णय लिए हैं, आगे उनके लिए एग्जाम तुरंत आ जाता है सामने, तो ऐसे में कई बार हड़बड़ी हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि आप उस समय भी हड़बड़ी में मत आइए,
आप 1 साल अपने आप को टाइम दीजिए और शुरू से क्लास 6 से लेकर के 12 तक का पढ़ाई खूब अच्छे से कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करने के बाद अपने अंदर स्ट्रेंथ जब फील करेंगे तब आप आगे बढ़िए। जब वो ग्रेजुएशन के बाद निर्णय लेते हैं तो वहाँ वो एग्ज़ाम पास करने के हड़बड़ाहट में आ जाते हैं और उस समय में वो उल जलूल मटेरियल्स और उल जलूल कोचिंग और उल जलूल गाइडलाइन के चक्कर में, जल्दी पास करने के चक्कर में, और उनका होता क्या है कि वो जल्दी पास भी नहीं हो पाते हैं और उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। जब आप ग्रेजुएशन के बाद निर्णय लेते हैं तो वैसे समय में आप एक बार शुरू से क्रमबद्ध तैयारी कीजिए और सिलसिलेवार तैयारी करके अपने आप को पहले मजबूत बनाइए, बेस मजबूत बनाइए। 5वां एक और पड़ाव है और यह इसमें भी इस बार भी बहुत लोग सफल हुए हैं और बहुत लोगों का हम लोग कहानी सुनते रहते हैं कि 5वां पड़ाव में भी लोग सफल होते हैं। वह है बाउंस बैक का। कई लोग जो है अपना किसी जॉब में चले गए, सपोज करिए ग्रेजुएशन लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे चले गए। कई लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, एमबीए कर लेते हैं। बहुत साल नौकरी करने के बाद उनको लगता है कि नहीं, अब इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो वो फिर से सिविल सर्विसेज का प्लान करते हैं और वो वापस सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली लाइफ में इंगेज हो गए, तो 5 साल 10 साल हुआ बच्चे को पाल के बड़े, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहिए। ऐसे लोग जो शुरू से कभी प्लान किए होते हैं लेकिन किसी कारणवश से परिस्थिति उनका साथ नहीं देता है और वो उस स्थिति में नहीं तैयारी कर पाते हैं, लेकिन वो बाउंस बैक करते हैं 5 साल 10 साल। इस बार बीपीएससी में 64वीं बीपीएससी में कई ऐसे लोग हैं जो 14 वर्षों बाद, शादी के 14 वर्षों बाद वो पास हुए। कई लोग, एक ऐसा कैंडिडेट है 19 वर्ष बाद वो पास हुई शादी के। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग को सुनने को मिलते रहते हैं। कई लोग सुनते हैं कि प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, या कई ऐसे भी लोग होते हैं जो डिफेंस में 15 साल की नौकरी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद वो कम बैक रिटायर होकर आते हैं, तब जाके वो सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बाउंस बैक करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मेरा यही कहना है कि आप जब फर्म डिसीजन ले लेते हैं हर एंगल से, तो आप अपने आप को 6 महीने का टाइम दीजिए। ऐसे बाउंस बैक करने वाले लोग मेंटली बहुत मैच्योर होते हैं, उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है बाकी किसी भी स्टूडेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि समझिए कि वो बहुत सारी परिस्थितियों को झेल के वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं और तब वो निर्णय लेते हैं, तो वो काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं वो, और उनके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत हाई होता है। तो ऐसे लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक उनको सलाह है कि आप 6 महीना स्थिर से पहले आप बेसिक्स को मजबूत कीजिए। बेसिक्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा कि बेसिक किताबों को आप पढ़ें, और जब आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर लें, जब अपने आप को एक बार फॉर्मेट कर लें, तब आप फिर से जो है एग्जाम पर्पज से कुछ जो आप एडिटिव मटेरियल्स पढ़ेंगे उनको पढ़ के अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया कि किस समय हमको निर्णय लेना चाहिए। तो 5 पड़ाव मैं बताया आपको, 5 पड़ाव को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला पड़ाव है हाई स्कूल लेवल, दूसरा है हाई स्कूल पास करने के बाद, तीसरा है 12th पास करने के बाद, चौथा है ग्रेजुएशन पास करने के बाद, 5वां है बाउंस बैक, यानी 5 साल 10 साल नौकरी करने के बाद या पारिवारिक उलझनों को खत्म करने के बाद आप वापस तैयारी करने आते हैं। तो ये 5 पड़ाव हैं। 5 पड़ाव के जो एडवांटेजेस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो अलग अलग हैं। वो फिर मतलब एक बार और इस पे हम सेशन करूंगा कि ये जब हम लोग निर्णय लेते हैं तो हर स्तर के निर्णय का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो वह भी मैं बात करूंगा। एक ही हो गया। दूसरा एक प्रश्न मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, क्या कमजोर आर्थिक परिस्थिति के लोग तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, क्या ऐसे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं जिनके परिवार में पहले से कोई बहुत अच्छे प्रोफाइल की जॉब करने वाले नहीं है। तो मैं इन तीनों के लिए, ग्रामीण परिवेश हो गया, कमजोर आर्थिक स्थिति हो गया, और वीक फैमिली बैकग्राउंड का जो बात है उसका बात हो गया। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि देखो मेरे दोस्तों, मैं ये सेशन सिर्फ इन्हीं को ध्यान में रख के करता हूँ, ऐसे लोगों को ही ध्यान में मैं रख के करता हूँ। आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारें, बहुत एग्जाम्पल हैं, मैं खुद भी ऐसे ही परिस्थितियों से लगभग आता हूँ, और आप बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिए, अपनी तैयारी चालू कीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा पैसों का जरूरत नहीं होता है, इसमें बहुत मटेरियल की जरूरत नहीं होता है। जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते हैं वो अपना बिल्कुल टेंशन नहीं ले। मैंने भी कभी कोचिंग नहीं की और मैं सफलता पाया, बहुत अच्छे रैंक से मैंने सफलता पाया, तो आप भी कर सकते हैं। अब क्या है, यह इंटरनेट का ज़माना है, आपके हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है,
आप बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से अपने क्लैरिटी, अपने जो आपके डाउट्स हैं मन में, उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आगे मैं किताबों का नाम बताऊंगा आपको, तो कितने कम किताब है और उसमें बहुत पैसा नहीं लगना है आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत इसमें तैयारी के लिए बहुत पैसों की जरूरत नहीं है। अब इसका बहुत स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड नहीं होना जरूरी है, बहुत बड़ा शहर होना जरूरी नहीं है। आप गांव में रह के बहुत आराम से कर सकते हैं। इस बार भी बहुत लोग पास हुए हैं गांव में रह के। आपका अंतर इतना पड़ेगा कि आपको थोड़ा और लोगों की तुलना में ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपको पीयर ग्रुप नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी चिंता नहीं करना है। आप अपने आप को पीयर ग्रुप बनाएं, मेरे जैसे लोगों को पीयर ग्रुप बनाएं। जब कभी आपको ऐसा लगे तो मुझसे आप सलाह कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए एकदम हाजिर रहूँगा। एक बात यह है, तो ऐसे लोगों का भी मुझे लगता है कि डाउट क्लियर हो चुका होगा। ये लोग भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा एक प्रश्न आता है लोगों के दिमाग में मीडियम को लेकर के। तो मीडियम को लेकर के मैं बार बार कहता रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि आप उसके लिए बिल्कुल संकोच मत करें। जिस मीडियम में आप नॉन ट्रांसलेटेड लिख सकते हैं, बिना किसी ट्रांसलेशन का लिख सकते हैं, तब आप उसी मीडियम को सिलेक्ट कीजिए। अगर इंग्लिश आप लिखते हैं विदाउट एनी ट्रांसलेशन, कई बार हम लोग हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में उसको पहले फ्रेम करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो भाव हैं, असल भाव, मूल भाव को हम लोग अपने आंसर में नहीं उतार पाते हैं कॉपी पर, तो हमें कम नंबर मिलता है। आप ऐसी स्थिति में हिंदी मीडियम को ऑप्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज का डेट में टीचर्स, मटेरियल, संसाधन सारे सभी मीडियम, इंग्लिश हिंदी मीडियम में इक्वली प्रेजेंट है। आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाला है। कई लोग इस तरह का मिसनोमर में जीते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में जीते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा पास करते हैं। उसका भी रीज़न है कि पिछले 20 सालों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा रहे हैं, ज़्यादा सीरियस बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, वह एक रीज़न है उसका। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के लोग पास नहीं होते हैं, आज भी हो रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। बस यही ध्यान रखना है कि आप जब आंसर लिखने चलें तो आपको अंदर से ट्रांसलेट ना करना पड़े। तब आप ऐसी स्थिति में इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप हिंदी मीडियम के साथ बहुत खुशी खुशी जाइए, अच्छा रैंक से पास होंगे आप। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि क्या बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से अगर हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर के कांटेक्ट में हम नहीं आए, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में हम सफल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने सफलता प्राप्त किया है। मैं इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन इग्नू से किया, उसके बाद पीजी भी मैं बहुत साधारण दर्जे के कॉलेज से किया, बहुत साधारण यूनिवर्सिटी से किया, इसीलिए और मैं सफल हुआ। केवल एक एग्जाम नहीं हुई, केवल बीपीएससी का बात नहीं है, सिविल और दूसरे एग्जाम जो है आईआईटी गेट है, सीएसआईआर है, आईसी बैंगलोर है, ऐसे एग्जाम भी मैंने पास किए ऐसे शिक्षण संस्थानों से पढ़कर। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग करते हैं, मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सफलता का परचम लहराया है बहुत छोटे यूनिवर्सिटी से पास करने के बाद, बहुत साधारण कॉलेज से पढ़ने के बाद बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो वह भी मतलब घने एग्जाम्पल है। आप पहला स्टूडेंट नहीं होंगे या हम पहले स्टूडेंट नहीं थे, बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग हमारे आसपास विद्यमान हैं। ये कुछ प्रश्न आज जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने डिस्कस किए। अभी सारे प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं दोस्तों, अभी बहुत सारे प्रश्न और बचे हुए हैं। अगला वीडियो में मैं उसको कंप्लीट करूंगा, कोशिश करूंगा अगला एक वीडियो में ये प्रश्न खत्म हो जाए, ताकि आगे हम लोग हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें कॉम्पिटिटिव लेवल से। आप एक इमेजिन कीजिए कि 7th क्लास का स्टूडेंट भी उसी एनसीईआरटी को पढ़ रहा है, जब आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने जाते हैं तब भी आप उसी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। तो क्या दोनों का वे ऑफ स्टडी एक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इन सारे प्रश्नों के साथ, इन सारी बातों के साथ मैं अगले और वीडियोस में आऊँगा। आप बने रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों को भी बताएं, खास करके जो अंडर प्रिविलेज्ड मित्र हैं आपके, जो वर्किंग हैं, जो सुदूर देहातों में रहते हैं, उनको बताएं और उनको मुझसे जोड़ें। बहुत टेस्टेड फॉर्मूला है और इससे सफलता आपकी सुनिश्चित है।